कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू इंडियन एरा पर। आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं अपने मैथ्स 2 चैप्टर 2 का 2.3 एक्सरसाइज। गाइस एकदम बेसिक के साथ सारा एक्सरसाइज एकदम बताऊंगा, एकदम एग्जैक्टली बेसिक्स के साथ। मतलब ऐसा बेसिक पहले बताऊंगा और बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा। जितना बताऊंगा अगर आप सिर्फ उतना भी याद कर लोगे ना तो पूरा एक्सरसाइज एक झटके में कर जाओगे। और सिर्फ दो ही चीजें इस चैप्टर में सीखना ही होता है एंड नथिंग। ठीक है, सो आप देख रहे हो हमारा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अपने आप। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहां पर मेरे से कोई भी इंक्वायरी कर सकते हो। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए या समथिंग एल्स तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको और भी नोट्स चाहिए तो दूसरा तरीका है, आप मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओगे और आपको आराम से वहां से भी मिल जाएगी सारी की सारी नोट्स। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले कुछ चीजें बता देता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारे पास दो थियरम है, एक का नाम है मतलब रोलेस थियरम, रोले रे बाबा रोले, और एलएमवीटी थियरम, जिसका एलएमवीटी इसका शॉर्ट फॉर्म है, बड़ा फॉर्म जान के भी कोई फायदा नहीं है। वैसे लैंगरेज मीन वैल्यू थियरम इसे कहते हैं, लैंगरेज मीन वैल्यू थियरम एलएमवीटी। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। फिलहाल एलएमवीटी बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है, लैंगरेज मैंगरेज मत बोलो। ठीक है, और ये रोलेस थियरम, ये रोलने वाला थियरम, इसको समझते हैं। अब देखो दोनों में क्या फर्क है। चलो अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो दुनिया में अगर मान लो कोई एक फंक्शन है, ध्यान देना क्या बता रहा हूं, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं और इस तरीके से कोई आपको बताएगा भी नहीं। मान लो दुनिया में कोई एक फंक्शन है और अगर ये फंक्शन मान लो कोई एक वैल्यू है, सपोज एक इस तरीके का एक डोमेन है, मतलब नहीं क्या वैल्यू होती है 2, 3, 4, 5, वैसे a, b मान लो वैल्यू है, और एक यहां पे सेम वैल्यू a, b और लेता हूं, बस ब्रैकेट का फर्क रखता हूं। यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है और यहां पे ओपन ब्रैकेट है, मतलब ये क्लोज्ड, इसे हम क्लोज्ड ब्रैकेट कहते हैं, इसे हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं। तो कभी भी एक बात ध्यान देना, अगर हमारा ये फंक्शन, ध्यान दो अच्छे से, अगर हमारा ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आपने 11th क्लास में कंटिन्यूटी चैप्टर सीखा था। तो अगर हमारा ये फंक्शन इस वैल्यू को, मतलब कि क्लोज्ड a, b को कंटिन्यूअस है, तो ये 100% फिक्स रहता है कि ये डिफरेंशिएबल भी रहेगा इस ओपन a, b के। और अगर ऐसा कुछ भी है, मतलब अगर ये फंक्शन किसी वैल्यू को कंटिन्यूअस है और मतलब किसी क्लोज्ड वैल्यू को कंटिन्यूअस है और किसी ओपन वैल्यू को डिफरेंशिएबल है, तो इसमें से जो ये a और b की वैल्यू होगी, इसमें से एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के रहेगा। मतलब कि जो भी ये फंक्शन होगा, यहां पे जो x है उस x के जगह में a डालो और एक बार b डालो और दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल आती है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो थियरम हमारा रोलेस थियरम कहलाता है। क्लियर हो गया? फिर से एक बार रिपीट करता हूं। कोई भी सपोज आपके पास एक फंक्शन है, अगर वो फंक्शन किसी भी, मतलब वैल्यू तो सेम है a, b, बस फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि अगर वो क्लोज्ड ब्रैकेट को कंटिन्यूअस और ओपन ब्रैकेट को यहां पे डिफरेंशिएबल है, तो जो भी यहां पे a और b हमारा वैल्यू दिया हुआ है उसको इस x के जगह में पुट करेंगे आगे चल के और हमको फिर f ऑफ a मिलेगा। फिर हम b पुट करेंगे x के जगह में तो हमको f ऑफ b मिलेगा, और दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब इक्वल रहते हैं। तो ऐसे हम कहते हैं, इसे रोलेस थ्योरम कहते हैं। समझ गया? इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू आप कह सकते हो, एक कांस्टेंट वैल्यू या कुछ समथिंग, एक नंबर या वैल्यू होती है c, जिसे हम डिनोट करते हैं, और ये c हमेशा इन्हीं a, b के बीच में ही बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल अगर तुमने 2, 6 ले लिया तो 2, 6 के बीच में ही हमारा ये c वैल्यू भी बिलोंग करेगी। और इसका अगर रोलेस थ्योरम है तो इसमें एक कंडीशन दी होती है जिसे आपको याद करना है, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन आपको याद कर लेना है, ये रोलेस थ्योरम की कंडीशन होती है। मतलब कि f डैश मतलब समझते हो ना क्या होगा, डेरिवेटिव, मतलब f ऑफ x का पहले डेरिवेटिव निकालोगे, फिर x के जगह में c पुट करोगे और उसकी वैल्यू 0 मानोगे। समझ गया? और उससे हम लोग c की वैल्यू फाइंड कर लिया करेंगे। c जस्ट एक नंबर है, उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस जितना बता दिया उसको याद कर लो, प्लीज इतना याद कर लो, पूरा क्वेश्चन आपका आसान बन जाएगा, पूरा एक्सरसाइज आसान बन जाएगा। मेरे वीडियोस को अगर आप जो भी एंड तक देखता है ना, उसे कसम से कहते हो बहुत अच्छा नॉलेज लेकर के जाता है। आपने इसके पहले भी देखा ही होगा। ठीक है, सो बस आप बस इसको याद कर लो कि अगर रोलेस थ्योरम है तो यहाँ पे f डैश c इक्वल टू 0 होता है, और ये f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b कब होगा, जो भी यहाँ पे a और b दिया हुआ उसी के हिसाब से हम इसमें वैल्यू पुट करके f ऑफ a, f ऑफ b निकाल लेते हैं। आगे चल के जब एक आध दो क्वेश्चन बताऊंगा ना तब आप अपने आप सब समझ जाओगे। ठीक है, अब आते हैं एलएमवीटी थ्योरम में। एलएमवीटी में भी सेम कंडीशन।
अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस है क्लोज्ड ए कॉमा बी को, और वही सेम फंक्शन अगर हमारा डिफरेंशिएबल है किसको, यहाँ पे ओपन ए कॉमा बी को, तो यहाँ पे ध्यान देना है भी आपको, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ सी जो भी रहेगा आपका, यहाँ पे ध्यान दो, ये आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के, जहां पे ए और बी क्या है, ये है। अब आप बोलोगे एफ ऑफ बी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो भी आपको बी वैल्यू दी रहेगी उसको एफ ऑफ एक्स के जगह में डालो, और जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रहेगी उसमें भी बी डालेंगे और एफ ऑफ बी मिलेगा, फिर ऐसे एफ ऑफ ए मिल जाएगा, और बी माइनस ए तो पता ही है, और वही आपका एफ डैश ऑफ सी रहेगा। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। दिस इज द एलएमवीटी थ्योरम। अब ये आपने पढ़ लिया है, आपको याद भी हो गया होगा। अब हम 2 से 3-4 बार जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमको अपने आप सब समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। एक बात तो समझ है कि रोले थ्योरम कब सेटिस्फाई करता है, जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो, क्लोज्ड को, ओपन को, डिफरेंशिएबल, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के इक्वल हो, तो हमारा रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होता है। अगर किसी ने आपको कहते हैं कि सी की वैल्यू निकाल के दिखाओ, रोलेस थ्योरम में एक ऐसी वैल्यू होती है जिसका सी कहते हैं, तो याद रखना कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 होता है। मतलब एफ ऑफ एक्स में एक्स के जगह पे सी डालो और उसको डिफरेंशिएट कर दो और इक्वल टू 0, तो जो भी सी की वैल्यू आएगी हम निकाल लिया करेंगे। 1-2 बार रुक जाओ, अभी आपको सब समझ जाएगा। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्टली, और हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चेक द वैलिडिटी ऑफ रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया, देखो एफ ऑफ एक्स देख के रखा है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, और उसने और एक्स आपका बिलोंग करता है 1,3 को। अब आप बताओ कि आपका जो ये फंक्शन है ये रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो हमारे पास फंक्शन कौन है इस वक्त, एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास फंक्शन है, और एक्स बिलोंग करता है 1,3 को। तो अब यहाँ पे एक चीज और समझना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें ना एक चीज जानना होता है कि अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है और कौन सा एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है इन वैल्यूज को। तो कभी भी एक बात ध्यान देना, अगर आपके सामने लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, मतलब एफ ऑफ एक्स आपका लॉगरिथमिक आ गया, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स समथिंग लॉग के फॉर्म में रहेगा, लॉग एक्स के फॉर्म में, या प्लस समथिंग लॉग के फॉर्म में। फिर दूसरा हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या फिर x प्लस 2, या फिर एक्स क्यूब समथिंग प्लस, समझ रहे ना, ऐसे x वाले, ये पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल, समझ गया अच्छे से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, लाइक a प्लस एक्स, ए रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, समझ गया, या फिर ई रेस टू लॉग एक्स, कुछ भी, ये सब e के पावर में, a के पावर में, या 2 रेस टू एक्स समथिंग, ये सब के सब एक्सपोनेंशियल कहलाते हैं। तो ये सब जितने भी यहाँ पे थियरम मैंने लिख के रखे, जितने भी मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख के रखे, सबके सब इक्वेशन कंटिन्यूअस होते हैं इन सारी वैल्यूज को। जो भी वैल्यू दी रहेगी a कॉमा b के जगह में, उन सबको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहेंगे। समझ में आ गई मेरी बातें। तो यहाँ पे अब आप बताओ ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा जो भी वैल्यू दी रहती है उसको कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। मतलब दुनिया की सारी वैल्यूज में ये क्या होता है, कंटिन्यूअस भी रहता है और डिफरेंशिएबल। तो चाहे भले वो 1,3 ही ना हो, सबको रहेगा, चाहे कोई भी डोमेन रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारा, वो कंटिन्यूअस भी है इसको, और डिफरेंशिएबल भी है इसको। और हमने अभी कंडीशन क्या देखी कि अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो बस हमें क्या निकालना होता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये दोनों वैल्यू भी इक्वल हो गई तो हमारा वो जो थ्योरम होगा रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है वो फंक्शन। तो यहाँ पे a के जगह में कौन है, 1 है, और b के जगह में कौन है, 3 है। देखो यहाँ पे a कॉमा b, मतलब 1 और 3 है यहाँ पर, समझ गया। देखो तो अभी हमको f ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, मतलब जैसे f ऑफ a होता है तो वैसे अभी हमको 1 निकालना पड़ेगा। अभी किसके लिए था ये तो a कॉमा b के लिए था, बट अभी हमको क्या करना है, f ऑफ 1 निकालना है। मतलब हम सारे अभी x के जगह में 1 पुट करेंगे, क्योंकि फंक्शन f ऑफ x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। अगर f ऑफ 1 हो गया तो यहाँ पे हर x के जगह में 1 डालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हर जगह 1 पुट किया, समझ गया अच्छे से। ये देखो 1 पुट किया, सॉल्व किया, 0 आया। अब हम f3 भी निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो f3 पुट करूंगा तो हर जगह 3 डालूंगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखो चाहे आप f ऑफ 1 निकालो चाहे f ऑफ 3 निकालो, सभी में आपका 0 0 आया, मतलब कि f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 3 है। सो हेंस ऑल द कंडीशंस फॉर रोलेस थ्योरम इज सैटिस्फाइड, हेंस रोलेस थ्योरम इज वैलिड। तो इस कंडीशन में रोलेस थ्योरम वैलिड है। इतने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। मतलब बस आपको पहचानना रहेगा कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, मतलब पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये 3 ही आते हैं। इनमें से कोई भी रहेगा तो कंटिन्यूअस सारे डोमेन को रहता है, चाहे यहाँ पे 1,3 दे दो, चाहे 0,0 दे दो, चाहे कुछ भी दे दो,
सबको कंटिन्यूअस रहेगा, सबको डिफरेंशिएबल। अगर ऐसा है तो फटाफट आपको क्या करना रहेगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू दी रहेगी उसको यहाँ पे पुट करना है और देखने का कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। इक्वल रहेगा तो सेटिस्फाइड, नहीं है इक्वल तो अनसेटिस्फाइड। समझा अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस एक्स साइन एक्स। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और अपने को एक्स की वैल्यू ये दे रखी है। अब चाहे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ई के पावर वाला गया तो मतलब चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पे क्या है हमारा फंक्शन जो ई माइनस एक्स एंड साइन एक्स, ये हमारे सब कंटिन्यूअस रहेंगे और डिफरेंशिएबल भी रहेंगे, चाहे सारा कोई भी डोमेन हो। तो ये कंटिन्यूअस है 0,5 को और डिफरेंशिएबल है। मतलब अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ पाई निकालना है। और अगर एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी और एफ ऑफ पाई की वैल्यू भी इक्वल हो गई तो हमारा थ्योरम रोलेस थ्योरम कहलाएगा और वैलिड होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एफ ऑफ 0 लेंगे। देखो हमने एफ ऑफ 0 ले लिया और हर एक एक्स की जगह में 0 पुट कर दो, यहां भी यहां भी। तो जब ई रेस टू 0 डालोगे और यहाँ पे साइन 0 तो हमारा 0 ही होता है और ई रेस टू और एनीथिंग रेस टू 0 रहता है ना जो, वो 1 होता है। तो यहाँ पे 1 इंटू 0 0 ही आएगा। फिर हम ऐसे एफ ऑफ पाई के लिए निकाल लेंगे तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ पाई आ गया। अब हम क्या करेंगे, हर एक एक्स की जगह में क्या डालेंगे, पाई डालेंगे। तो यहाँ पे हमने ई रेस टू माइनस पाई साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है और ई रेस टू माइनस पाई ही रहेगा और 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी वैल्यू 0 ये भी वैल्यू 0, मतलब दोनों इक्वल है। और जब दोनों इक्वल आ गए डोमेन की वैल्यूज तो ऑल कंडीशंस फॉर रोलेस थ्योरम इज सैटिस्फाइड, हेंस रोलेस थ्योरम इज वैलिड। 2 मार्क्स मिल गया इतने को। समझा? इतना आसान क्वेश्चन यार, मतलब इतना आसान क्वेश्चन। अब आपको समझा ना कितना आसान है? ओके अगला, अब बताओ ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है और किसके वैल्यू में दिया 1,3 पे। देखो ये दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन और इट इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब आप ही बताओ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस रहेगा 1,3 को और डिफरेंशिएबल भी रहेगा 1,3 को, बिकॉज कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन किसी भी डोमेन को दोनों होते हैं, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल। और अगर कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 भी इक्वल है क्या। अगर ये भी इक्वल हो गया तो हमारा रोलेस थ्योरम सेटिस्फाइड। तो हम चेक करते हैं, पहले क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 1 निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स के जगह में 1 पुट करेंगे और हर एक एक्स की जगह में 1 डालेंगे। देखो यहाँ पे तो एफ ऑफ 1 अंदर हर एक एक्स की जगह में 1 डाल दिया, हमको वैल्यू आई 0। ऐसे हम 3 के लिए भी निकालेंगे सेम जगह से। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू हमको यहाँ पे मिल गया 6। देखो ये 6 मिल गया और यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 यहाँ पे 6 है, मतलब अनइक्वल है। जब यहाँ पे अनइक्वल है तो ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड। देखो पहली कंडीशन ये थी जो कि सेटिस्फाइड हो गई, यानी कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल वाली, बट ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसके लिए हमारा रोलेस थ्योरम क्या है, इनवैलिड है। समझ गया अच्छे से? ये बातें आपको समझनी है, बस इतना ध्यान देना होता है कि कौन सा मतलब फंक्शन है, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, यही हमेशा आते ही ज्यादातर। चलो इतना को क्लियर होना, कितना आसान टॉपिक चल रहा है भाई, बहुत आसान चैप्टर है और ये एक्सरसाइज है। आगे बढ़ते, इतना अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है इसलिए आपको आसान लग रहा है। बहुत सारे टीचर इसमें आपको घुमा देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू 0,2 पाई। अब देखो यहाँ पे देखो ये साइन और ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आपको मैं यहाँ पे लिखना बताना भूल गया कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे जो रहता है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमेशा क्या होता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब वो भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता ही होता है। मतलब कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो भी क्या रहेगा, हमेशा याद रखना, वो भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। और अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहा तो हमको फटाफट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी ही तो निकालना होता है सिर्फ। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स और 3 सबके सब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों रहेंगे। देखो यहाँ पे पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल 0,2 पाई को दोनों है, तो पहला कंडीशन डन 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 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 पाई निकालते हैं। तो एफ ऑफ 0 निकालने के लिए यहाँ पे एक्स की जगह में 0 पुट करो तो यहाँ भी हर जगह 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 0 और कॉस 0 आ गया, सॉल्व किया इसको, यहाँ पे 2 मिला। फिर ऐसे एफ ऑफ पाई निकालते हैं। देखो यहाँ पे साइन 2 पाई कॉस 2 पाई। अब साइन 2 पाई हमारा क्या होता है, 0 और कॉस 2 पाई 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 3, तो भाई ये देखो यहाँ पे प्लस 3 था, तो अब यहाँ पे ये भी 2 मिल गया। दोनों वैल्यूज इक्वल थी, सेटिस्फाई हो गई, यानी कि पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन दोनों सेटिस्फाई, यानी ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम सेटिस्फाइड, हेंस रोलेस थ्योरम इज वैलिड। क्लियर हो गया पॉइंट? कैसे सॉल्व करना है, मतलब वैलिडिटी का 2 क्वेश्चन आता है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और 2 मार्क्स को पूछता है ये, तो ये आपको मतलब आसान है, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। देखो यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5वां है ना, ये 11वीं के कॉन्सेप्ट के ऊपर रिलेटेड है, मतलब ये लिमिट्स के ऊपर डिपेंड है। लिमिट, अगर आपको लिमिट आती तो समझ लो कि आप सब कुछ कर पाओगे यहाँ पे, और अगर आपको लिमिट्स नहीं आती तो फिर आपको थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा। आपको पता ही ना, लिमिट को हम लोग LIM फंक्शन से दिखाते हैं और हमारे पास यहाँ पे जो भी डोमेन रहता था हम उसको क्या लेते थे, यहाँ का पहले वाली वैल्यू लिया करते थे, मतलब x टेंड्स टू पहले 2 माइनस लेंगे और यहाँ वाली वैल्यू को 2 प्लस लेते थे हम लोग, है ना। आपने ऐसा देखा होगा, देखो यहाँ पे हमने एक प्लस माइनस लिया, एक प्लस लिया है, आपने ऐसा 11th में सीखा होगा आई होप। और यहाँ पे हमारा ये फंक्शन हुआ करता है। ठीक है, इस तरीके से। चलो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, इसके लिए क्या करें अभी मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं ना इस क्वेश्चन के लिए, अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो इसको लिमिट जैसा देके रखा है। ठीक है, तो देखो चलो आगे निकलते हैं अभी फिलहाल। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है,
कब? जब हमारा 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। और एक 6 माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, एक एक्स स्क्वायर है और एक 6 माइनस एक्स है। एक्स स्क्वायर कब है? जब ये कंडीशन है। और 6 माइनस एक्स कब है? जब ये कंडीशन है। चलो दोनों के लिए निकालते हैं। तो पहली कंडीशन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला कंडीशन हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर लेते हैं पहले हम लोग, और यहाँ पे 2 पुट करते हैं। जो 2 वैल्यू 2 को पुट करते हैं एक्स की जगह में और 4 आता है। और हम अब इसको वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस लेते हैं और यहाँ पे 6 माइनस एक्स डालेंगे और यहाँ पर भी हम 2 पुट करेंगे। देखो आपको यहाँ पे जो 2 देके रखा है, ये 2, इसी 2 को हमें यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे पुट किया तो 4 आ गया। अब देखो यहाँ से क्या मिला हमें, चाहे आप एफ ऑफ 2 निकाल लो, अगर आप यहाँ पे एफ ऑफ 2 निकालते हो, देखो यहाँ पे 2 दिया है ना, तो आप एफ ऑफ 2 निकालते हो तो यहाँ पे 6 माइनस एक्स जो दिया हुआ है, तो एक्स की जगह में 2 पुट करोगे आपको 4 ही आएगा। मतलब चाहे कुछ भी निकाल लो, आपकी सारी वैल्यू एफ ऑफ 2 के इक्वल ही जा रही है। मतलब कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस करो, चाहे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस करो, सभी में आपकी वैल्यू 4 और 4 ही दोनों इक्वल आ रही है। और आपके एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 4 ही आई है। देखो यहाँ पे 4 ही दिया हुआ है। मतलब कि चाहे एफ ऑफ 2 निकालो, चाहे लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस वाला निकाल लो, चाहे माइनस वाला निकाल लो, सभी की वैल्यू यहाँ पे 4 4 4 ही आई है। समझ गए? मतलब पूरा यहाँ पे इक्वल है। तो हमको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में पता नहीं था ना कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो जब हमारा हमको पता है कि जब हमारा इस तरीके से इक्वल रहता है तो हमारा कोई भी फंक्शनलिटी कंटिन्यूअस होती है। देखो हमको ये पता चल गया कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, हमें ये मालूम पड़ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, फटाफट सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। हम पहले एफ ऑफ 2 माइनस की वैल्यू पुट करेंगे, किसमें? ये फॉर्मूला में। अब आपको ये फॉर्मूला आता होगा, आपने पढ़ा था 12th क्लास में ये फॉर्मूला को, ठीक है, लिमिट चैप्टर नंबर 7 में आई थिंक। ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये भी मैथ्स 2 में आपने पढ़ा था। ओके नाउ अभी यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पुट करोगे आप लोग? एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच, है ना, और एच टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पुट करोगे, फिर इसका आप स्क्वायरिंग कर दोगे जल्दी से। ये आपने 11th में सीख रखा है, आई होप आपने सीखा है, तभी तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपको? आप पूरा मैं सिखाने जाऊंगा तो पूरा लिमिट आपको सीखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन एच हो जाएगा, ठीक है। और आपको जब यहाँ पे क्या करोगे, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर है ना, इसको यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे। जब आप इसमें फॉर्मूला लगा दोगे तो आपको ये मिलेगा और माइनस 4 मिलेगा, अपॉन में एच है ये। अब यहाँ से एच कॉमन ले लो, जब एच कॉमन यहाँ से पूरा ये पूरी वैल्यू से एच कॉमन ले लो, ये 4 और ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, और 4h प्लस एच स्क्वायर में से एक एच कॉमन लोगे तो h 4 प्लस एच मिलेगा। ये एच एच कैंसिल, और जैसे ही कैंसिल तो आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगी वैल्यू 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। तो ये भी वैल्यू 4 आ गई। अब आप सेम कंडीशन 2 प्लस के लिए निकालो। मतलब यहां पर भी फिर से आप 2 प्लस एच लो और यहाँ पे 2 लो और अपॉन एच लो। फिर से यहाँ पे क्या करोगे आप? एफ 2 प्लस के लिए निकाल रहे हो ना। देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, तो एफ ऑफ 2 प्लस एच है, यानी कि पहले तो आपने क्या किया, पहले आपने एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व किया, इसलिए देखो यहाँ पे 2 प्लस एच का स्क्वायर ले लिया और 2 का स्क्वायर ले लिया। अभी आप 6 माइनस एक्स के लिए कर रहे हो, तो 6 माइनस एक्स के लिए करोगे तो एक्स के जगह में क्या लिया है? 2 प्लस एच लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 6 माइनस और x की जगह में क्या पुट करोगे? 2 प्लस एच पुट करोगे। तो यहाँ पे देखो x के जगह में 2 प्लस एच पुट किया है और माइनस 2 का स्क्वायर लिया है, ठीक है। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस एच माइनस 4 आ जाएगा और अपॉन में h आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको 4 से 4 काटोगे तो माइनस एच अपॉन एच, एच एच कैंसिल, माइनस 1 मिलेगा यहाँ पे। समझ गया? देखो यहाँ पे आपको माइनस 1 मिल जाएगा, यानी कि जो हमको वैल्यू मिली, यानी एफ ऑफ 2 माइनस की वैल्यू कितनी मिली? 4, और एफ ऑफ 2 प्लस की वैल्यू कितनी मिली? माइनस 1। यानी ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल नहीं है, और इसी वजह से हमारे यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि जब कभी भी वैल्यू इक्वल नहीं होती तो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता। और आपको पता है ना, हमारा अगर रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई कराना है तो पहली कंडीशन कंटिन्यूअस और दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबल दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस नहीं है तो हमारा नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब यहीं पे सॉल्यूशन खत्म। अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता तो फिर हम आगे सॉल्व करते, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी निकालते। लेकिन जब पहले ही रॉन्ग हो गए तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए निकालने की, ठीक है। तो इसको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आपको इसे याद करके रखना पड़ेगा। ओके तो भाई जो हमारा ये क्वेश्चन था ये नॉट मतलब रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता है, बिकॉज ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कभी भी डिफरेंशिएबल के लिए हमने लिमिट में सीखा था, आपको पता है लिमिट और कंटिन्यूटी जो होता है और डिफरेंशिएबल जो डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि डेरिवेटिव जो होते हैं सब एक दूसरे के रिलेशन में रहते हैं। यानी कि जो आपका यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी वाला सिस्टम है वो तभी होगा जब आपका कंटिन्यूअस भी कोई सिस्टम रहेगा। फिलहाल यहाँ पे इक्वल ही नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नाउ अब अगला क्वेश्चन सब आसान है, बस वही क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था। अब यहाँ पे देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x रेस टू 2/3। अब देखो ये क्वेश्चन भाई ना तो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल वाले क्या होते हैं a रेस टू x या e रेस टू x, मतलब किसी नंबर के ऊपर फंक्शन रहता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x के ऊपर 2/3,
मतलब ये तो रेशनल फंक्शन जैसा है, और ये फंक्शन हमारा कभी भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि हमने कंडीशन दी है कौन रहेगा, पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, यही सिर्फ होते हैं, बाकी तो नहीं होते ना हमारे मतलब कंटिन्यूअस और हमारा मतलब डिफरेंशिएबल। तो ये हमारा ना तो कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2/3 एक्स रेज़ टू -3, चाहे तो आप सॉल्व करके दिखाओ चाहे मत दिखाओ, बाद में बस आपको लिख देना कि नॉट डिफाइन है। वाई, बिकॉज 2/3 और एक्स की जगह में जब 0 रखोगे तो 2/0 आ जाएगा, और जब कभी भी अपॉन में 0 आए ना तो वो नॉट डिफाइन यानी कि इन्फिनिटी वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल माना जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू 0 पे। जब x की वैल्यू 0 पे यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब रोले थ्योरम इज नॉट वैलिड। ठीक है, अब जब भाई डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो कंटिन्यूअस भी नहीं रहेगा, और कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है तो a इक्वल टू b वाला सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे हमारा नॉट डिफाइन आ गया, यहीं पे नॉट वैलिड आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, गिवन एन इंटरवल a, b दैट सेटिस्फाइड हाइपोथेसिस ऑफ रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन f ऑफ x। अब देखो आपको समझना है, कोई भी आपके सामने एक इंटरवल a, b दिया है जो कि रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, और कौन सा फंक्शन है वो, x⁴ प्लस x का स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे नोन वैल्यू a की वैल्यू दिया हुआ है तो आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब इस क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया कि हमारा जो ये फंक्शन है रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, और आपको a की वैल्यू दे के रखा है और b की वैल्यू आपको बताना है, और आपका फंक्शन ये है। समझा तो कि कितना आसान है ना। अब देखो जब बोल दिया है कि f ऑफ x ये जो है हमारा ये a, b पे सेटिस्फाई करता है रोलेस थ्योरम को, इसका मतलब कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b आएगा, और a की वैल्यू -1 दे रखी है तो यहाँ पे a के जगह में -1 डाल दिया, और b के तो हमको सॉल्व ही करना है। अब देखो f ऑफ -1 आ गया, अब यहाँ पे f ऑफ x दिया हुआ है ना, मतलब हमको x के जगह में -1 लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे -1 यहाँ पे -2 ले लिया, और f ऑफ b के लिए हमको यहाँ पे हर जगह b लेना पड़ेगा, तो इसी x⁴ में x का स्क्वायर में हर जगह हम b ले लेंगे। देखो यहाँ पे b आ गया, मतलब समझ रहे हो पॉइंट को, f ऑफ b के लिए b पुट करेंगे, f ऑफ -1 के लिए 1 पुट करेंगे, मतलब -1 पुट करेंगे इस वाले थ्योरम में। समझा, जब सॉल्व करेंगे तो अब देखो यहाँ पे अब -1⁴ है तो कुछ भी कर लो वो 1 ही आएगा, फिर इसे -1 का स्क्वायर कर लो तो भी वो आपको 1 ही आएगा। देखो यहाँ पे 1 + 1 -2 इक्वल टू b⁴ b का स्क्वायर -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2 है, और ये यहाँ पे 1 + 1 2 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे b⁴ b का स्क्वायर -2 ये आपको एक फंक्शन मिलके आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो फटाफट। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू, अब आपको मालूम है ना 10वीं क्लास में आपने अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, तो b⁴ b का स्क्वायर -2 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा b² -1 b² + 2, ये आपको सॉल्व करने में मिलेगा। ठीक है, नाउ अब दोनों की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से क्या मिलेगा, b² = 1, और यहां से मिलेगा b² = -2। लेकिन आपको पता है कभी भी कोई भी मतलब वैल्यूज जो होती है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो b² की वैल्यू कभी माइनस आएगी क्या, अगर सपोज दैट अगर आपके सामने -1 का स्क्वायर ही दिया तो वो हमेशा 1 होता है, कभी भी स्क्वायर वाली वैल्यूज माइनस पे आ ही नहीं सकती है, वो हमेशा प्लस पे ही रहती है। समझ गया, तो यानी कि हमें ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है, हमें ये वैल्यू लेनी है, और b² = 1 हो जाएगा और b की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। ठीक है, तो एज a = -1 तो आपका क्या मिलेगा, b = 1 मिलेगा, मतलब a और b की वैल्यू 1,1 थी। समझा अच्छे से, ये बात आपको समझनी है, मतलब यहाँ पे a और b की वैल्यू 1,1 था। समझा इस तरीके से, बस वही चीजें और कुछ नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। अब इस फंक्शन के लिए आपको रोलेस थ्योरम वेरीफाई करना है। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये कंटीन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, मतलब कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों आपका रहेगा, ये सेटिस्फाई हो गया ना। अब जब सेटिस्फाइड है तो अगला वाला कंडीशन चेक करते हैं, क्या f ऑफ 0 और f ऑफ 2π भी दोनों इक्वल हैं क्या। तो f ऑफ x की जगह में f ऑफ 0 पुट करो, f ऑफ 0 पुट करोगे तो sin 0 + cos 0 + 7 है ना। अब यहाँ पे sin 0 0 होता है, cos 0 1, 7 यहाँ पे आ गया 8। आगे बढ़ते हैं, अब f ऑफ 2π के लिए निकालते हैं, तो f ऑफ 2π के लिए भी यहाँ पे x की जगह में 2π डाल दो हर जगह, तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, sin 2π और यहाँ पे cos 2π + 7, सारी वैल्यू सॉल्व करो। sin 2π 0 होता है, मतलब sin 360 0 होता है, और cos 360 1 होता है, और 7 ये भी 8 आ गया, मतलब ये भी इक्वल। तो पहले ये कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल वाला इक्वल हो गया, पहले कंडीशन सेटिस्फाइड, देन सेकंड कंडीशन कि डोमेन इक्वल हो गया, ये भी सेटिस्फाइड। तो इससे क्या पता चलता है कि ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हेंस f ऑफ x शुड वैनिश फॉर एटलीस्ट 1 पॉइंट, यानी कि c = 0, 2π के बीच में हमारी वैल्यूज आएंगी। समझा अच्छे से, मतलब कि हमारा रोलेस
थ्योरम क्या है, एकदम सेटिस्फाइड है। ये बात आपको समझ के रखनी है। लेकिन आप बताओ जरा यार कि जब यहाँ पे 0 और 2 पाई देख के रखा है तो इनके बीच में कोई तो ऐसा नंबर होगा ना जिसमें जिसकी सी की वैल्यू भी हो सकती है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कहां पे एटलीस्ट एक वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे हमारा मतलब डिफरेंशिएबल रहेगा हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, हमें निकालना। मतलब इनडायरेक्टली अगर बात करूं तो आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है, खत्म कहानी। तो आपने ये तो निकाल लिया ना कि रोलेस थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाइड, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे निकलते हैं, अब सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखना ध्यान से अच्छे से, जब कभी भी रोलेस थ्योरम सेटिस्फाइड होता है तो सी की वैल्यू की कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ सी इक्वल टू 0 होता है ना। और हमको एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी दिया हुआ है। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, एफ डैश ऑफ एक्स की होती है। मतलब हमें एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। देखो हम क्या करेंगे, अपने को एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसका पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, मतलब साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और 7 का 0, तो लिख के कोई फायदा नहीं है। समझ गया ना पक्का। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। अब देखो हमको एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया, मतलब अभी हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम हमको क्या कंडीशन है, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 होता है। यानी कि अभी मैं x के जगह में अगर c पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, cos c माइनस साइन c, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो इक्वल टू 0, मतलब f डैश ऑफ c की वैल्यू ये आएगी। क्लियर हो गया पॉइंट। नाउ अब यहाँ पे cos c इक्वल टू साइन c मिल गया अपने को यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा अभी और अच्छे से। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे cos c इक्वल टू साइन c जब लिखा हुआ है तो इनकी थोड़ा सा हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जब आप इनकी वैल्यू निकालोगे ना तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो जरा आप ही बताओ, अगर मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी। अगर मैं कॉस को साइन करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 90 माइनस मुझे सी करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे आपको 90 माइनस अगर आप सी करोगे तो ही आपको यहाँ पे वैल्यूज मिलने के चांसेस बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साइन सी, ऐसा मिलेगा समथिंग। और नाउ जब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये साइन साइन कैंसिल कर दोगे तो आपको मिलेगा पाई बाय 2 माइनस सी इक्वल टू सी। समझ में अच्छे से। और यहाँ पे आपको पाई बाय 2 इक्वल टू सी प्लस सी, ये मिलेगा 2c, और यहाँ पे मिलेगा पाई बाय 2। देन आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये 2 को नीचे लाओगे तो c इक्वल टू पाई बाय 4। देखो समझेगा अच्छे से, c इक्वल टू पाई बाय 4, यानी कि c की वैल्यू आपको क्या आएगी, पाई बाय 4 आएगी। और इसी तरीके से आपका 5 पाई बाय 4 भी मिल सकता है, वो ऐसे ही सेटिस्फेक्शन के लिए बता रखा है। ठीक है, तो ये आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी। मतलब समझा ना ये वैल्यू कैसी आई। बस आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे cos c का फॉर्मूला लगाना था एंड नथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको c की वैल्यू पाई बाय 4 मिल गई, जो कि हमारे 0,2 पाई के बीच में ही लाई करता है। अब आप ही बताओ 0,2 पाई का मतलब कि 0 से लेकर के 360 के बीच में, और पाई बाय 4 क्या होता है, ये होता है 45। तो बताओ जरा 0 और 360 के बीच में 45 नहीं आता है क्या, आता है ना, मतलब इसके बीच में लाई करता है। यानी कि हमारा डिफरेंशिएबल वाली c की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा रोलेस थ्योरम भी सेटिस्फाइड हो गया। समझा अच्छे से। तो जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे ना तो आप सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। हालांकि 3 कंडीशन होती है रोले थ्योरम बताने की। पहला है कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, दूसरा है हमारा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है, और तीसरा है हमारा सी की वैल्यू हमारे एकदम सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये तीनों सेटिस्फाई होते हैं तो हमारा रोलेस थ्योरम सेटिस्फाइड। वैसे भी कभी कभी हम सिर्फ पहले को देख के कर देते हैं, कभी कभी 2 को देख के करते हैं, कभी कभी तीनों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, जैसा जहां पे रहेगी कंडीशन उस हिसाब से आपको करना होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नाउ अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2, एक्स बिलोंग्स टू 0,2 पाई। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये कैसा फंक्शन है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हमेशा कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों रहेगा। यानी देखो पहले कंडीशन सेटिस्फाइड, डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस किसी भी डोमेन में रहते हैं ये, चाहे कोई भी डोमेन दुनियादारी दे दो, तो सेटिस्फाइड हो गया ना। अब हम निकालते हैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू। तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा, साइन 0/2। साइन 0/2 क्या होता है, अब यहाँ पे साइन एनीथिंग मतलब 0/2 क्या होता है, 1 रहता है। ठीक है, और मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे 1 है, तो मतलब साइन 0/2 तो 0 ही आएगा ना, और साइन 0 तो 0 ही होता है। आगे बढ़ते हैं, साइन 2 पाई की बात करते हैं। साइन 2 पाई में एक्स के जगह में जब आप 2 पाई डालोगे तो 2 पाई अपॉन 2 यहाँ पे कट जाएगा, और साइन 180, और साइन 180 भी आपका 0 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो फिलहाल यहाँ पे एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 पाई दोनों के दोनों इक्वेट हो गए, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। अब हम चलते हैं तीसरी कंडीशन के लिए, यहाँ पे जो सी की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे रोलेस थ्योरम की कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई है, बट हमें यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कौन सी कंडीशन पे होता है ये फाइंड करना है। मतलब वैल्यू तो हमारी 0,2 पाई
के बीच में ही, आप देखो गिवन दिया यार ये 0,2 पाई, इसके बीच में ही है। चलो निकालते हैं फिर हम मतलब सी की वैल्यू निकालते हैं, और सी की वैल्यू कौन सी कंडीशन से मिलती है, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 से। मतलब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश निकालना पड़ेगा, और हमें क्या पता है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2, यही क्वेश्चन सिर्फ पता है, देख लो अच्छे से, ठीक है। तो पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स अपॉन 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए, अब हमने कितना बड़ा डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, तो आपको ये आसान जाना चाहिए ना। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गई, अब एक्स की जगह में हमें क्या लेना है, सी पुट करना है, तो एफ डैश ऑफ सी पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 कॉस एक्स के जगह में सी डाल दो, तो c/2 और इक्वल टू क्या है 0, तो इक्वल टू 0 आ गया, समझा। मतलब जस्ट आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जब आपको एफ डैश ऑफ सी पूछा है और आपको एफ डैश ऑफ एक्स मालूम है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक्स के जगह में बस आपको सी पुट कर देना है, तो जहां जहां एक्स रहेगा वहां वहां सी आ जाएगा, एंड नथिंग, और इक्वल टू 0 कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 cos c/2 इक्वल टू 0 है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, cos c/2, और ये 2 उधर जाएगा तो सब 0 बन जाएगा, और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो cos c/2, और cos 0 की वैल्यू कब होती है, cos 0 हमेशा 90 पे होता है, 90 पे यानी π/2 पे होता है। कहां पे रहता है, π/2 पे, मतलब आप यहाँ पे π/2 लिख सकते हो, ठीक है। अभी cos cos कैंसल, तो आपको मिल जाएगा c इक्वल टू π/2, और यहाँ पे 2 भी कैंसल, तो c इक्वल टू पाई, और पाई मतलब क्या होता है 180, और ये जो कंडीशन दी हुई है कहां से, 0 से 360 के बीच की है, और 180 भी इसके बीच में ही लाई करता है, मतलब पाई लाइज बिटवीन द 0,2 पाई, मतलब हमारे c की वैल्यू भी सेटिस्फाइड, हेंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस माइडर करने होते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही आसान होते हैं, और इतने आसान क्वेश्चन तो आप यूं ही परफॉर्म कर ही लेते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स समथिंग वैल्यू दिया हुआ है। अब ये इक्वेशन देखते ही समझा कि ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमारा एफ ऑफ एक्स जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसीलिए कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों रहेगा। पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगी। चलो ये तो सेम, अब तो बस सेम है यार, अब तो आपको समझ भी गया है ना। अब हमें निकालना है एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 4, मतलब कि अभी हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में, फिर 4 की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे इसी में, और एफ ऑफ 1 कितना आया हमको यहाँ पे 5, एफ ऑफ 4 कितना आएगा यहाँ पे हमको 5, ठीक है। और हमको एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 4 देखो इक्वल इक्वल मिल गए, तो ऑल द कंडीशंस फॉर रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। नाउ अभी सी की वैल्यू चेक करना है, तो यहाँ पे 1,4 के बीच में हमारी सी की वैल्यू आती है क्या, ये हमें चेक करना है। तो हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, और हमको सी की वैल्यू कैसे मिलती है, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 से, मतलब पहले एफ डैश तो निकालना पड़ेगा ना यार। तो ठीक है, यहां से हमने क्या किया, एफ डैश देखो यहाँ पे निकाल लिया। अब डैश निकल गया तो हर एक एक्स के जगह में यहाँ पे सी डाल दो, तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 कंडीशन है, और हर एक की जगह में जब सी डालोगे तो 2c माइनस 5 मिलेगा, यानी कि एफ डैश ऑफ सी आपको मिल गया 2c माइनस 5, और इक्वल टू क्या है 0। नाउ अब यहां से निकालोगे सी की वैल्यू तो 5/2, और जो 5/2 मतलब क्या होता है 2.5 होता है, और 2.5 हमारे 1,4 के बीच में आता है, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन यहाँ पे रोले थ्योरम भी सेटिस्फाइड हो गया। समझा अच्छे से, पहले कंडीशन सेटिस्फाई हुई, देन हमारा रोलेस थ्योरम ही वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई करने के लिए बेसिकली कभी कभी हमें सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, रोलेस थ्योरम होल्ड फॉर दी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5, कौन से वैल्यू पे, एक्स बिलोंग्स टू 1,3 पे, और आपको c की वैल्यू 2 + 1/√3 दिया हुआ है, और फाइंड करना है आपको p और q की वैल्यू, मतलब कि आपका रोले थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाइड है, ठीक है। कौन सी फंक्शन है, ये फंक्शन है, कहां पे सेटिस्फाइड है, 1,3 पे सेटिस्फाइड है, c की वैल्यू भी दिया हुआ है, बस आपको निकालना है p और q क्या है, मतलब यहाँ पे जो p दिया है और q की वैल्यूज क्या है यही फाइंड करना है, समझ गया। तो जब भाई पहले से दे रखा है कि सेटिस्फाइड है, मतलब ये थ्योरम जो हमारा ये क्या है, ये होल्ड कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस है 1,3 पे, और डिफरेंशिएबल भी है 1,3 पे, मतलब कि ये एकदम सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ पे सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी एफ ऑफ एक्स हमको ये दिया हुआ है, और एफ डैश ऑफ एक्स हमको यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा जब आप इसको निकाल लेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमको मालूम है ना एफ डैश ऑफ सी क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, और इसी कंडीशन में हमको एफ डैश ऑफ सी क्या मिलेगा, यहाँ पर पुट करो, एफ डैश वाले से निकालोगे ना, तो हर एक एक्स की जगह में क्या करोगे, सी पुट कर दो, तो यहाँ पे 3c का स्क्वायर प्लस 2pc प्लस q इक्वल टू 0, यहाँ c की वैल्यू निकालोगे तो माइनस 2p, पता है ना आपको, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। आपको मालूम है ना कौन सा वाला फॉर्मूला यार, माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, समझा अच्छे से। तो हमको यहाँ पे c की वैल्यू मिल जाएगी। हम जब आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये 6 हमारा इधर भी जाएगा, ये 6 हमारा इधर भी जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमको कुछ वैल्यू मिल के आएगी, समझा, यानी इसकी c इक्वल टू 2 + 1/√3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 2 + 1/√3, आपको यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। ये बातें आपको थोड़ा सा समझ के रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके मतलब c इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये बातें आपको समझ के रखनी है। नाउ अब हमको यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, मतलब c की वैल्यू हमको ये दी हुई है 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3, और हमको यहाँ पे c की वैल्यू दूसरी क्या मिली माइनस p अपॉन प्लस माइनस रूट p स्क्वायर माइनस 3q अपॉन 3। थोड़ी बड़ी वैल्यू है बट बहुत आसान है। देखो आपको समझ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से समझाता हूं जिससे कि आपको सब क्लियर हो जाएगा, आधे लोग को तो समझ भी गया होगा। अब देखो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, उसने बोला रोले थ्योरम होल्ड कर रहा मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स निकाला और सी की वैल्यू भी दिया हुआ है, तो फटाफट बाकी हमने देखा ही नहीं कि क्या क्या है इक्वल वाले एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी के, वो सब हमने चेक ही नहीं किया। पहले हमने डायरेक्टली क्या किया, सी की वैल्यू फाइंड करना शुरू कर दी। तो एफ ऑफ एक्स से हमने एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, यहां से हमको कंडीशन ये पता है, यहाँ पे हमने फटाफट इसमें इस वैल्यू में सी की वैल्यू पुट की और यहाँ पे देखो इक्वल टू 0 कर दिया। हमने डैश वाला क्यों लिया, क्योंकि हमको डैश वाला ही फॉर्मूला दिलाएगा ना, इसलिए हमको यहाँ सी की वैल्यू मिल गई। बट एक सी की वैल्यू तो गिवन भी है ना 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3, तो इसी इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 3 प्लस माइनस रूट पी की स्क्वायर माइनस 3 क्यू अपॉन 3, ये वैल्यू हमको आ जाएगी। इस तरीके से आपको समझ के रखना है। ओके सो लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपने 9वीं कक्षा में सीखा था किस तरीके से हम इसको मतलब कंपेयर करते हैं। तो 2 हमारा कंपेयर होगा माइनस पी अपॉन 3 से, 1 अपॉन रूट 3 हमारा कंपेयर होगा रूट पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू अपॉन 3 से। चलो देखो इसको कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग विद रेशनल एंड इनरेशनल पार्ट 2 इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 3 और 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू, सिर्फ प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे रूट पी स्क्वायर अपॉन माइनस 3 क्यू अपॉन 3 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू यहाँ पे 6 बनेगा माइनस 6 पी इक्वल टू माइनस 6, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको देखो इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या क्या आपके पास वैल्यूज आ सकती हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया 3 अपॉन रूट 3 बन जाएगा ये, क्योंकि ये 3 ऊपर जाएगा ना इसके लिए, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको पी स्क्वायर माइनस 3 क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, 3 इंटू ऊपर भी रूट 3 और नीचे भी रूट 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, डिवाइडेड मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या मिलेगा पी स्क्वायर माइनस 3 क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 रूट 3 और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा 3 हो जाएगा। तो जब ये कैसे बन जाएगा 3 रूट 3 अपॉन 3, 3 कैंसल, यहाँ पे क्या मिलेगा रूट 3। देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 3 इज इक्वल टू दिस वन। समझा अच्छे से, इस तरीके से आपको वैल्यू सॉल्व करनी है, मतलब ये हमें एक्स्ट्रा करना होता है, रूट 3 अपॉन रूट 3 को हमें खुद से डालना होता है। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एक वैल्यू मिला है रूट 3 इक्वल टू, अब p की वैल्यू कितनी मिली 6 मिली है, तो यहाँ पे मैं p की वैल्यू डाल सकता हूँ ना, यहाँ पे डाला तो देखो 36 आ गया। ओके नाउ 3 इक्वल टू 36 माइनस 3 क्यू आ गया। अब यहाँ पे आप 3q की वैल्यू निकाल लो, तो 3q इक्वल टू 33, q इक्वल टू 11, तो p की वैल्यू माइनस 6 और q की वैल्यू 11 आ गया। तो बस करना कितना आसान क्वेश्चन था ना यार, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं थी। इसमें सिर्फ क्या करना था इस क्वेश्चन में कि आपको जो भी f ऑफ x दिया हुआ है, आपको c की वैल्यू पता है पहले से ही, और आपको खुद की एक c की वैल्यू निकालनी है, जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस 4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू मिलेगी c की इस वाले इक्वेशन से। ठीक है, और आपको जो भी वैल्यू आएगी उसको बस आपको रियल वाली सी की वैल्यू से, यहाँ पे जो ये वैल्यू दिया हुआ है इससे आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेट कर देना। इक्वेट करने के बाद आपको यहाँ पे कंपेयर करना है इन दोनों को, कंपेयर करने के बाद आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। तो इतना आसान क्वेश्चन था यार, इस क्वेश्चन के लिए कौन सा बड़ा सा मंत्र आपको पढ़ना था, कुछ नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 5वां चलते हैं। रोलेस थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन दिस वन, ये फंक्शन को रोलेस थ्योरम ने होल्ड किया है, इसको सेटिस्फाई करता है कौन सी वैल्यू पे 1,2 पे। शो करो कि जो इक्वेशन है x log x इज इक्वल टू 2 माइनस x, ये सेटिस्फाई करता है बाय एटलीस्ट वन व्यू ऑफ x इन 1,2 पे। मतलब कि प्रूफ ये करना है, देखो ये फंक्शन इस वैल्यू पे सेटिस्फाई करता है, तो प्रूफ करके दिखाओ कि ये फंक्शन कम से कम 1,2 के बीच में आने वाली दुनिया की कोई भी एटलीस्ट एक वैल्यू को तो सेटिस्फाई करता ही है, ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। सो लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, एक बार सॉल्यूशन देखोगे खुद समझ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, क्या दिया x माइनस 2 log x, कौन सी वैल्यू पे, यहाँ पे। मतलब कि अब उसने बोला है कि होल्ड करता है, यानी कि सारे रोलेस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड है। यानी कि हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x log x माइनस 2 log x ये निकालना है। मतलब देखो इसको क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, पहले x log x देन 2 log x, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई हो गया ना। अब क्या करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग को एक दिमाग लगाना है अच्छे से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एफ एक्स है, अब इस एफ एक्स का आप क्या कर दो डेरिवेटिव। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो x log x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप यहाँ पे u इंटू वी लगाओगे, क्या लगाओगे u इंटू वी, और डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम भी होगा कि u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करोगे,
x log x दिया हुआ है, ठीक है। तो जो x log x दिया हुआ है तो x को मानो u, log x को मानो v, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा जानते हो, x इंटू 1/x ये मिलेगा, और ये 2 log x की जगह में 2/x और ये प्लस log x, इस तरीके से आपको कुछ सेटिस्फाई होके आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 इंटू log x का डेरिवेटिव तो 1/x होता है। तो ये आपको डेरिवेटिव यहाँ पे करके दिखाया हुआ है एंड नथिंग, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है। चलो अब हम जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस हमें log x मिलेगा, ये हमें डेरिवेटिव मिलेगा x log x का, ठीक है। और यहाँ पे 2/x का मिलेगा 2/x। नाउ अब यहाँ से हमको f डैश ऑफ x मिल गया, है ना। अब देखो यहाँ पे हमको एक c वाली वैल्यू निकालनी है, c वाले से इन सब का वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 हमको ये दिया हुआ है। अब हमको f डैश ऑफ x भी मालूम है, मतलब इस x के जगह में अगर हम c पुट करते हैं, इस x के जगह में अगर हम c पुट करते हैं, यहाँ पे देखो इस x की जगह में c पुट करते हैं f डैश ऑफ c मिल जाएगा। लेकिन जब आप इसमें c पुट करोगे तो f डैश ऑफ c और हर जगह 1 प्लस log x के जगह में c प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं सॉरी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे -2 अपॉन यहाँ पे x की जगह में क्या आएगा, c आ जाएगा, ओनली c। समझा इस तरीके से। अब जब आपको f डैश ऑफ c मिल गया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट करके इक्वेट कर दोगे 0 से, ओके। तो 1 प्लस log c -2 अपॉन c इक्वल टू 0। यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आपको ये c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो तो c प्लस c log c -2 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पे c log c आ जाएगा, और यहाँ पे 2 को उस साइड भगाओगे, -2 को उस साइड भगाओगे और उस c को इधर लाओगे तो 2 - c आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लिया। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करते हो अभी क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। जरा मुझे आप एक बात बताओ कि c log c इक्वल टू 2 - c ऐसा लिखा है, तो क्या ये इसके जैसा नहीं दिखता है, x log x इक्वल टू 2 - x, जो कि हमारा यही इक्वेशन था जिसे हमें सेटिस्फाई कराना था, x log x इक्वल टू 2 - x, है ना। तो ऐसा ही दिखता है ना। और जब ये हमारा, ध्यान देना अच्छे से, जब ये हमारा बिलोंग करता है 1, 2 को, और ये भी एग्जैक्टली इसके जैसा ही दिखता है, तो मतलब ये भी हमारा इसको बिलोंग करेगा ना, अच्छे से समझ में आया। तो यही वैल्यू होती है। अब यहाँ पे c एक नंबर है और यहाँ पे x है, तो बस यही चीज आपको समझ के रखना है कि ये भी हमारा कम से कम एक वैल्यू को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, मतलब कि यही बस हमको यहाँ पे करना था। तो कोई भी सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज में ना आपको c की वैल्यू निकालनी होती है। आई होप आपको समझा है कि f डैश ऑफ c का कितना इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, और कैसे निकालना है f डैश ऑफ c, ये भी आपको समझ गया है। मतलब कोई बड़ी बात है ही नहीं यार। अगर आपके सामने मान लो आपके सामने कोई भी f ऑफ x की वैल्यू x² प्लस x दिया हुआ है, तो आपको बस क्या करना है, f ऑफ x इक्वल टू निकालना है, यहाँ पे 2x प्लस 1 बन जाएगा। और अब जब आपको ये इक्वल दिया रहता है ना, तो यहाँ पे कभी भी अगर जब f डैश ऑफ c निकालना होगा तो बस आपको क्या करना है, f डैश ऑफ c यहाँ पे हर जगह पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2c प्लस 1, और f डैश ऑफ c क्या होता है, इक्वल टू 0, मतलब ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से c की वैल्यू आप निकाल लिया करोगे, बस इतना ही करना होता है हर बार। यही तो हम कर ही रहे हैं, यहाँ पर भी तो हमने वही किया है, देख लो ना अच्छे से। चाहे आप लोग f ऑफ x दिया हुआ है, f डैश ऑफ x निकाला, f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 पता है, यहाँ पे हर जगह अभी इस f डैश ऑफ x में c की वैल्यू पुट कर दी, हमको यहाँ पे 1 प्लस log x के जगह में c मिलेगा, 2/x के जगह में c मिलेगा। अब वही वैल्यू को हमने 0 से इक्वेट कर दिया, यहाँ से c की वैल्यू निकाली, देखा तो ये इसके जैसा सेम सेम दिखता है, तो जब ये सेटिस्फाई करता है इसको तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, यही रिलेशन लगा के और आंसर मिल गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना होता है। ना क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ चलते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही आसान एक क्वेश्चन होता है, जो हमारा 6वां क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं अच्छे से 6वें क्वेश्चन को। द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3 e रेज़ टू -x/2 सेटिस्फाई करता है सारे कंडीशन ऑफ दी रोलिस थ्योरम को -3, 0 पे। तो आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, इतना आसान क्वेश्चन। चलो आप देखो c की वैल्यू निकालने बोल दिया, सब कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो लिख के दिखाने की जरूरत नहीं कि डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस है कि नहीं है, कुछ मत लिखो, क्योंकि पहले ही बोल दिया तो लिखने की क्या जरूरत है आपको। बस आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप फोकस करो कि आप f डैश ऑफ c की वैल्यू से c कैसे निकालोगे, बस उसी पे आपको फोकस करना है। तो f ऑफ x इक्वल टू x इंटू x प्लस 3 e रेज़ टू -x/2 दिया है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस 3x और e रेज़ टू -x/2 मिल जाएगा आपको, e रेज़ टू -x/2 इस तरीके से आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, f डैश ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा 2x प्लस 3 और ये e रेज़ टू -x/2 आपको इस तरीके से मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बातें। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2x प्लस 3 और यहाँ पे मिल जाएगा आपको e रेज़ टू -x/2। समझा अच्छे से। ये जब डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको आप बोलोगे कैसे आया। अब देखो यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा, बाबा इतना डेरिवेटिव सिखा दिया तभी भी आपका दिमाग खुलता नहीं है, पता नहीं कैसे। चलो यहाँ पे देखो अच्छे से, अभी इसको आप u मानो, इसको आप v मानो। समझा अच्छे से। जब u मानोगे तो देखो ये u इंटू v, फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर वापस से यहाँ पे क्या बनेगा ये u इंटू v,
u इंटू वी सॉल्व करके देखो यहाँ पे, अब ये आपको ही करना पड़ेगा, मैं नहीं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको इसको u मानना है, उसको v मानना है। अधिक से अधिक मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ कि u इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। चलो कर ही देता हूँ यार, नहीं जो तुम लोग रोने लगोगे। चलो अब यहाँ देखो, u की जगह में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अच्छे से, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन डी एक्स प्लस, आई होप अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअली यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे आपको आएगा e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2 और डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन डी एक्स, इस तरीके से आपको मिलेगा ना। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2, तो यहाँ पे मिल जाएगा -1 अपॉन 2 और यहाँ पे मिलेगा e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से, और प्लस यहाँ पे e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2 और ये वैल्यू आपको दे देगा यहाँ पे x का स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 3, इस तरीके से आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। समझा, यही वैल्यूज आपको मिलेगी ना। तो आपको f डैश ऑफ x मिल गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे f डैश ऑफ c इक्वल टू 0, हमको ये कंडीशन पता होती है, यानी कि अब हम हर एक x के जगह में, हर एक x के जगह में क्या करेंगे, हम यहाँ पे c पुट करेंगे। समझा अच्छे से, तो हर एक x के जगह में देखो c पुट कर दिया, c पुट कर दिया हमने और इक्वल टू 0 कर दिया, देखो इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखो क्या होगा, यहां से e रेज टू माइनस सी अपॉन 2, e रेज टू माइनस सी अपॉन 2 को कॉमन ले लिया। अब देखो ये आपको खुद से करना है, ठीक है, अब तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा ना यार प्लीज। ठीक है, तो e रेज टू माइनस सी अपॉन 2 को कॉमन ले लोगे जब भी, तो आपको क्या मिलेगा, 2c प्लस 3, और यहाँ से क्या मिलेगा, ये माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है और ये 1/2 अंदर जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, c स्क्वायर अपॉन 2, ये 1/2 इसके पास भी जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, -3c अपॉन 2, और जो e रेज टू माइनस सी अपॉन 2 है ये यहाँ पे 0 से आके बाद में मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। समझा ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारे पास यहाँ पे अपॉन में 2 है, तो चारों तरफ ये 2 नीचे है ना, इसको हटाना है तो ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2c बन जाएगा, 4c, 3 बन जाएगा 6, और c स्क्वायर का 2 कैंसिल और 3c का भी 2 कैंसिल, और हमको ये इक्वेशन मिलेगा। जब हमारे पास ये इक्वेशन है तो इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से सॉल्व कर लिया। c - 3 c + 2 आ गया, c + 3 और c - 2, कभी भी माइनस में आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे आपको समझना है बेसिकली, रुको अपना रेंज क्या दिया है, -3 और -0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी, निगेटिव वैल्यू मानी जाएगी। तो -2 बिलोंग करता है -3 से, देखो कैसे, -3 फिर -2 -1 देन 0 होता है, तो -2 आता है ना बीच में, तो c इक्वल टू -2 का आंसर आएगा, ना कि यहाँ पे 3 ले लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो -3, 0 रेंज दिया हुआ है, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही रेंज के अंदर हमें काम करना होता है। तो वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको यहाँ से c की वैल्यू निकालनी थी और c की वैल्यू इसी तरीके से आपकी निकल जाती है ना। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में आपको पता है ना, वही सेम कंडीशंस यहाँ पर भी है, तो यहां पर भी वही चीजें यहाँ पे दी है, देखो आप अच्छे से देख सकते हो। देखो f ऑफ x यहाँ पे जो वैल्यू रहती है, देखो लैग्रेंज में भी क्या था, लैग्रेंज थ्योरम में भी सिर्फ एक ही चीज थी, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ था कि आपका अगर कोई भी f ऑफ x फंक्शन है और अगर वो कंटिन्यूअस या फिर वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो अगर ऐसा दिया रहेगा किसी भी वैल्यू को, किसी भी यहाँ पे रेंज को, तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो आपका जो f डैश ऑफ c की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे क्या आएगी, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, अगर यहाँ पे a कॉमा b है तो। समझा अच्छे से, मतलब कि देखो f ऑफ x इक्वल टू लॉग x, अभी हमको फिलहाल यहाँ पे देखो वही वेरीफाई करना है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। f ऑफ x इक्वल टू लॉग x, अगर हमारी वैल्यू मान लो 1, e है, क्या फर्क पड़ता है, e रहे, b रहे, c रहे, a b c d कुछ भी रहे, क्या ही फर्क नहीं पड़ता है अपने को, कुछ नहीं, कोई भी वैल्यू आने का अपने को क्या करने का है। ठीक है ना, तो f ऑफ x इक्वल टू लॉग x ये दिया हुआ है और x बिलोंग करता है 1, e को, तो हमारा आप देखो यहाँ पे ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, और लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा चाहे कोई भी वैल्यू सबको कंटिन्यूअस रहते हैं, सबको डिफरेंशिएबल रहते हैं, ये मालूम है ना हमको। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन के लिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाएगा, यहाँ पे समझना अच्छे से। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पे आप क्या लोगे, जरा ध्यान देना अच्छे से कि LMVT सेटिस्फाई तो हुआ है, लेकिन अब आपको यहाँ पे अगर उसको और अच्छे से वेरीफाई करना है तो आपको c की वैल्यू जो है उसे निकालना पड़ेगा, और अगर f डैश ऑफ c इसके इक्वल आ गया या कुछ समथिंग ये यहाँ पे इसकी वैल्यू जो मिल गई, तो हमारा जो लैग्रेंज थ्योरम होगा वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 1, e है, मतलब ये क्या है, a है और ये क्या है, b है।
यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो एफ ऑफ बी दिया हुआ है तो एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ ई हो जाएगा, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 हो जाएगा और ई माइनस यहाँ पे 1, समझा, बी माइनस ए मतलब बी माइनस 1, समझा अच्छे से। तो ये वैल्यू एफ डैश ऑफ सी मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एफ ऑफ ई क्या मिलेगा हमें, यहां देखो एफ ऑफ ई क्या मिलेगा, मतलब एफ ऑफ ई मतलब एफ ऑफ एक्स के जगह में जो एक्स है उसके जगह में ई पुट करेंगे, तो यहां भी एक्स के जगह में ई आ जाएगा, तो एफ ऑफ ई यानी लॉग ई मिलेगा। और लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 1 यहाँ पे एफ ऑफ 1 दिया है, लॉग 1 बन जाएगा, और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉग ई की वैल्यू 1 और लॉग 1 की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पे एफ ऑफ ई यहाँ पे क्या मिलेगा 1 माइनस 0, और यहाँ पे क्या है e माइनस 1, तो 1 अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको f। अब देखो अच्छे से ये आपको वैल्यू मिल गई ना, चलो अब ध्यान रखो थोड़ा सा, प्लीज रुको थोड़ा सा, इतनी आपको वैल्यू मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स आपको दिया हुआ है, एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल लो, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 1 अपॉन सी मिल जाएगा। ये आपको भी पता कैसे आया, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे सी डाल दो। अब देखो अपने को ये भी एफ डैश ऑफ सी है और अपने को ये भी एफ डैश ऑफ सी है, मतलब देखो क्या समझा के क्या बोल रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स दिया हुआ है ना बाबा, अगर लैग्रेंज थ्योरम के हिसाब से अगर एक कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, कौन सी वैल्यू को मान लो चलो 1, ई को, तो हमको क्या मिलता है डायरेक्टली एक वैल्यू मिलती है एफ डैश ऑफ सी, क्या मिलता है एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये मिलता है, ठीक है। लेकिन हम यहां से भी तो निकाल सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स है तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, तो ये 1 अपॉन एक्स बन जाएगा, और अगर हमने यहाँ पे सी की वैल्यू डालो तो ये 1 अपॉन सी मिलेगा। अब ये वैल्यू को, और ये भी तो हमारे एफ डैश ऑफ सी की ही वैल्यू है, तो इस वैल्यू को इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं ना, समझ गया, क्योंकि दोनों की तो देखो सेम सेम ही वैल्यूज हैं, ठीक है। देखो वही किया यहाँ पे, एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन एक्स, और यहाँ से कितना मिला था एफ डैश ऑफ सी इतना, समझा कि नहीं समझा, मतलब यहां से क्या मिलेगा 1 माइनस 0 अपॉन ई माइनस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 अपॉन ई माइनस 1, ठीक है। इसी को हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, देखो वही मिलेगा लास्ट में आपको 1 अपॉन ई माइनस 1 और 1 अपॉन सी, यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिलेगी ई माइनस 1, सी इक्वल टू ई माइनस 1 लाइज बिटवीन 1, ई, ऑब्वियस सी बात है, मतलब देखो अभी जो सी की वैल्यू है 1 और ई के बीच में लाई करेगी ना, ई माइनस 1 दिया हुआ है, मतलब ई में से एक को माइनस कर दोगे तो जो भी आएगा तो उसके बीच में ही रहेगा ना यार, समझा कि नहीं समझा। यहाँ पे यही कंडीशंस बस आपको याद रखनी है अच्छे से, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 1, ई बन जाएगा, दिस इज द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया आपका। तो इतना आसान था लैग्रेंज, मतलब पहले कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, देन आपको ऑटोमेटिकली एफ डैश ऑफ सी मिल जाएगा, फिर आपको जो फंक्शन है उधर से भी एफ डैश ऑफ सी निकाल लेना है सेम मेथड से, बस आपको यार एक्स के जगह में सी पुट करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। एक्स की जगह में सी डालोगे तो हर एक एक्स सी में बदल जाएगा, समझा। यहाँ पे जैसे एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लिया आपने, कहां से मिला एफ ऑफ एक्स जो क्वेश्चन था वहां से, एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन दिया ना लॉग एक्स का, यहाँ से एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स क्वेश्चन दिया, एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे 1 अपॉन एक्स बनेगा और हर एक एक्स की जगह में आपको सी डालनी है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 वी गेट 1 अपॉन सी, दिस एंड दिस, ऑल इन ऑल, खत्म कहानी, हमको इस तरीके से वैल्यू मिलेगी, ठीक है। बस इतना चेक करना होता है कि जो हमारा 1, ई जो हमारा ये रेंज होता है उसके बीच में हमारी सी की वैल्यू आ जाए, बस खत्म, तो हमारा सारा वैल्यू सेटिस्फाइड अपने आप हो जाता है, बस इतना ही हमें चेक करना होता है एंड नथिंग, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एफ ऑफ एक्स आपको इतना बड़ा सा दिया हुआ है और 0,4 है, तो एफ ऑफ एक्स आपको देखो ये दिया हुआ है, आप इसको फटाफट सॉल्व करोगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, देखो आपको ये मिलेगा, फिर इस साइड में रखना 0,4 पे चेक करना है, ठीक है। फिर हमको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, फिर अच्छे से इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। अब हमने देखा कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, अब जब हमारा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन किसी भी रेंज को, चाहे वो 0,4 हो चाहे कुछ भी हो, सबको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है। अगर हमारा ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल एफ ऑफ एक्स मिल गया तो अकॉर्डिंग टू LMVT हमारा क्या होता है एफ डैश ऑफ सी सीधा मिल जाता है। तो एफ डैश ऑफ सी क्या मिलेगा यहाँ पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बी की जगह में कौन है यहाँ पे, बी की जगह में हमारा यहाँ पे ये बी है और ये हमारा ए है, मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 4 माइनस 0 यानी बी माइनस ए, समझा अच्छे से। तो अब यहाँ पे देखो आप निकाल लोगे एफ ऑफ 4 क्या निकालोगे, तो एफ ऑफ एक्स में पुट करो, एफ ऑफ एक्स में पुट करोगे 4 की वैल्यू, तो हर एक एक्स की जगह में 4 पुट करो, हर एक एक्स की जगह में 4 पुट करो, और जो भी वैल्यू आएगी देखा जाएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं पहले, देखो एफ ऑफ 4 निकाल रहे हैं, हर एक एक्स की जगह में 4 पुट किया, सॉल्व किया तो 6 आया। फिर एफ ऑफ 0 निकालते हैं तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3, हर एक एक्स की जगह में 0 पुट कर दिया तो माइनस 6 आया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस 6 और 6 आया है,
दोनों की वैल्यू को हम वहां पे पुट करेंगे। फिलहाल के लिए अभी यहीं पे इसकी वैल्यू को छोड़ दो, आगे चल के हम इसको देखते हैं क्या होता है। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे मिल गया। अब देखो हम क्या करेंगे, हमको ये एफ डैश ऑफ सी तो नॉर्मल हमको कंडीशन के अकॉर्डिंग मिला था, लेकिन हम खुद भी तो एफ ऑफ एक्स से सी निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स से एफ डैश ऑफ एक्स पहले निकाल लो, फिर हर एक एक्स की जगह में सी पुट कर दो। देखो आपको भी इधर से भी एफ डैश ऑफ सी मिल जाएगा। अब इस एफ डैश ऑफ सी को और इस एफ डैश ऑफ सी को इक्वेट कर दो। देखो यहाँ पे इक्वेट कर दिया, देखो ये वाला इधर से, देखो ये वाला और ये वाले को इक्वेट कर दिया, देखो इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या मिली थी, 6 मिली थी, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिली थी, -6, तो माइनस ऑफ -6, और नीचे क्या 4 -0, तो माइनस माइनस प्लस 6 + 6 12 अपॉन 4, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 × 12 होता है, 4 × 3 = 12, तो 3 आ जाएगा। नाउ अब क्या करोगे, यहाँ पे आप चाहो तो एक और दिमाग लगा सकते हो, आप ना इस 3 को उस साइड लेके चले जाओ, तो आपको क्या बनेगा, यहाँ पे देखो 11 - 3 8 बन जाएगा, और यहाँ पे 0 बन जाएगा। दैट्स इट। अब आप यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कैसे सी की वैल्यू निकालोगे, -b ± रूट यहाँ पे b² - 4ac इस तरीके से अपॉन में यहाँ पे 2a, ये वाला आपको x की वैल्यू ऐसे निकलती ना, हमने अलजेब्रा में सीखा था। तो यहाँ से आपको इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेना है। c = -12 ± रूट 144 समथिंग अपॉन 2 × 3, ये आपको वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे 2 + -2 अपॉन √3, c की वैल्यू आपको ये मिल गई, जो कि हमारे 0,4 के बीच में लाई करती है। यानी 2 प्लस हो चाहे माइनस हो, 2 अपॉन √3 की वैल्यू क्या होती है, 2 अपॉन 1.71 समथिंग होता है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको समथिंग कितना मिलेगा जानते हो, 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू मिलेगी, जो कि 0,4 के बीच में ही आता है। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो गया। समझा? तो इतना आसान था, मतलब कि पहले अगर आपको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो आपको एफ डैश ऑफ सी ऐसे ही मिल जाता है, फिर उसके बाद आपको खुद का एफ डैश ऑफ सी निकाल के दोनों को इक्वेट कर देना है, इक्वल कर देना है, इक्वल करके आपको सी की वैल्यू ऐसी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं और आपको समझेगा। अब देखो ये आपका जो वैल्यू है ये भी पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है, अब चाहे यहाँ पे जो भी दिया है अपने को क्या फर्क पड़ता है, पॉलिनोमियल है तो वो क्या है, LMVT सेटिस्फाई करता है। LMVT यानी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पे सेटिस्फाई किया मतलब एफ डैश ऑफ सी सीधा मिलेगा। अब यहाँ पे b की जगह में कौन है, 13/7 b है, और a कौन है, a है। तो f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। समझा? अब एफ ऑफ बी कैसे निकालोगे, तो हर एक इस एक्स के जगह में आपको क्या पुट करना पड़ेगा, बी की वैल्यू यानी 13/7 यहाँ पे पुट करो, फिर यहाँ पे एक्स की जगह में पुट करो 13/7। देखो यहाँ से निकाल लिया, एफ 13/7 पुट किया, देखो 13/7 का होल स्क्वायर माइनस 3 × 13/7 -1। अब आप इसको तो भाई इसको सॉल्व करना तो पड़ेगा ही, चाहे जो भी हो जाए। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करते तो आपको इक्वेशन नहीं आएगा। एकदम सिंपल सी बात, इतना तो मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 होता है और 7 का 49 होता है। फटाफट इसको देखो मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे देखो ये 3 × 39 3 × 13 यानी कि 39/7। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 39/7 -1, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से तो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये आएगा। सॉल्व तो इतना करना ही पड़ेगा, 12वीं क्लास में तो आप थोड़ी आपको बच्चों जैसा मैथ कोई भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाएगा, ठीक है। अब नाउ f ऑफ -11/7, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, -11/7 है। ये क्या है, ये -11/7 यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे -11/7 है। देखो f ऑफ -11/7 भी निकाल लो, तो यहाँ पे क्या निकालोगे, f ऑफ -11/7 निकालोगे, किसमें पुट करोगे, -11/7 इसी x वाले में, f ऑफ x में। तो x के जगह में अभी क्या पुट करना है, -11/7 पुट करना है। जब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पे पुट करो फटाफट, देखो आपको ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये माइनस साइन स्क्वायर की वजह से गायब हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121 और 7 का स्क्वायर 49। इसको भी वैसे सॉल्व कर लो, देखो 303/49 मिला। समझा अच्छे से? अब आपको थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से। आपको यहाँ पे ये वैल्यू सारी मिल गई। अब देखो हमने जो हमको यहाँ पे वैल्यू मिली थी एफ डैश ऑफ सी, तो नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग मिली थी, लेकिन हम खुद की वैल्यू तो निकालेंगे ना। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम खुद की निकालते हैं। अब ध्यान देना अच्छे से कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स हमको यहाँ पे दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स का हम खुद का वैल्यू निकालेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स 2x - 3 यहाँ पे आ जाएगा। समझा अच्छे से? क्योंकि x का स्क्वायर का 2x और 3x का 3 ओनली और 1 का 0, तो 2x - 3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसी में c पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2c - 3। देखो यही होएगा, अभी देखो अच्छे से, यहाँ पे देखो वही हो गया। समझ गया अच्छे से? नाउ अब क्या करेंगे, अब जो हमको यहाँ पे मिलके रखा है, देखो ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 1 यानी एफ डैश ऑफ सी इधर भी तो मिला है, और एफ डैश ऑफ सी हमको इधर भी मिला है, इधर भी। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2c - 3, यहाँ से 2c - 3, और यहाँ से क्या मिला था, इतना बड़ा वैल्यू मिला था। तो इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पे अब इसमें से कुछ वैल्यू हमने सॉल्व किया ना, अभी f 13/7 हमने निकाला था। देखो यहाँ पे f 13/7 हमने कितना निकाला था, हमने निकाला था -153/49, और f -11 भी हमने निकाला था 303/49। इन पूरी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो अच्छे से पुट भी किया हुआ है, -1/53
-153/49 और -323/49 और नीचे क्या करोगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर दोगे 13/7 माइनस ऑफ -11/7 ये वैल्यू मिलेगी। सबको सॉल्व करो अच्छे से, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे डिवाइड करो और -57/21 मिलेगा और यहाँ पे 2c-3 दिया ही हुआ है। अब इस -3 को उधर भगा दो क्योंकि अपने को सिर्फ c की वैल्यू से मतलब है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 - 57/29, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो यानी कि ऐसे में 21 × 3 63 होता है, यहाँ पे आ गया और 6/21 2/7 मिल जाएगा। नाउ c = 2/7 × 2, 2 से 2 कैंसिल 1/7, तो c की वैल्यू कितनी मिली 1/7 जो कि -11 × 13/7 जो कि हमारी वैल्यू थी। -11/7 × 13/7 के बीच में ही है, इसके बीच में है, इसी के बीच में 1/7 भी लाई करता है, चाहे तो निकाल के देख लो, इसी के बीच में लाई करता है। मतलब कि हमारा जो पूरा इक्वेशन था वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि हमारा जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है उसको हमारा वैल्यू सेटिस्फाई करती है। दैट्स इट, खत्म कहानी। तो ये सारा हमारा क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। मतलब काम क्या है, एक ही है। अगर आपका f' समथिंग कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है, वो डिफरेंशिएबल। अगर है तो आपको सीधा f' मिलता है उसके रेंज के बेसिस पे, a, b के हिसाब से फॉर्मूला से मिलता है f(b) और -f(a), ठीक है, इस तरीके से, और b - a। देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या होगा, और आप इससे भी f' निकाल सकते हो, f' इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या निकालोगे, जहां जहां x है वहां वहां c पुट कर देना, तो ऐसे आपको मिल जाएगा। फिर इसको और इसको इक्वेट कर दो, फिर आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। इतना ही कर रहे हो, हम इतना ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, मालूम भी ना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है f(x) = 2x - x दिया हुआ है यहाँ पे और x की वैल्यू 0,1 है। चलो ये भी क्या है हमारा भाई, ये तो देख के ही दिख गया कि एक्सपोनेंशियल थ्योरम है, कभी भी x वाले एक्सपोनेंशियल होते हैं, सॉरी पॉलिनोमियल 2x - x का स्क्वायर है, ये बिलोंग 0,1, पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, LMPD सेटिस्फाइड। समझा कितना आसान है ना यार, है ना। अब देखो c बिलोंग कर रहा है 0,1 को, f' f(1) f(0) आ गया ना। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब यहाँ पे f(1) और f(0) की वैल्यू निकाल लिया। देखो यहाँ पे निकालने के बाद हमने किसका इस्तेमाल किया, अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल देखो यहाँ पे किया और इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। डेरिवेटिव निकाल के हर एक x के जगह में c पुट कर दिया, देखो 2 - 2c मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू और यहाँ पे जो ये वैल्यू दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 - 2c, यहाँ पे देखो मिल गया, और यहाँ से क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे पुट कर दिया। अब आपने देखा ही होगा कि f(1) कितना मिला, f(1) हमको मिला है यहाँ पे 1 और f(0) कितना मिला है 0, और यहाँ पे क्या आएगा f(1) और f(0) और ये 1 - 0 तो आपको मालूम है ना, b - 1, b कौन है, यहाँ पे ये b है और ये a है, तो b - 1 मतलब 1 - 0, यहाँ पे 1 - 0 आ गया, ठीक है। तो पुट करो 1 - 0 अपन 1 - 0, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 - 2c = 1 और यहाँ पे -2c = 1 - 2, यहाँ पे क्या मिलेगा -1 और ये -2c, माइनस कैंसिल, c = 1/2, ठीक है। देखो यहाँ पे c = 1/2 मिल गया। अब c = 1/2 0,1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5 होती है, तो ये तो हमारे 0,1 के बीच में लाई करता है, मतलब द थ्योरम इज द सेटिस्फाइड। समझा है ना, आसान एकदम, कितना सा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, f(x) = x - 1/x - 3 4,5, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन ही होता है। जितने भी ये x वाले सब पॉलिनोमियल कहलाते हैं यार, बार बार नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। f(x) = x - 1/x - 3 है। अब ये भी पॉलिनोमियल है, मतलब ये भी कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, LMPD सेटिस्फाइड, ठीक है। तो हमको तुरंत ही f' की वैल्यू मिल जाएगी, किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे। 5 क्या है, b है, 4 क्या है, a है, ठीक है। क्या मिलेगा, f(b - f(a) अपॉन में b - a, देखो 5 - 4 यानी b - a, f5/5, अब यहाँ पे ये मिल गया हमको f5 f4। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे f(5) निकालते हैं यहाँ से, तो x के जगह में आप 5 पुट कर दो, तो 5 - 1 अपॉन 5 - 3, देखो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, आपको मिलेगा 2। सिमिलरली f4 निकाल लो, तो हर एक x की जगह में 4 पुट करो, तो यहाँ पे मिलेगा 4 - 1 अपॉन 4 - 3 और इक्वल टू 3 मिलेगी। नाउ अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अलग से एक f' निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो मिल गया f', बट अब हम यहां से निकालते हैं, तो f(x) का पहले डेरिवेटिव कर लो। देखो डेरिवेटिव करेंगे तो f'(x) का, तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस तरीके से कुछ एक्शन मिलेगा, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, u/v लगाएंगे। और आपको मालूम है ना डेरिवेटिव ऑफ u/v का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे v का स्क्वायर v du/dx और यहाँ पे माइनस u और यहाँ पे क्या आ जाएगा dv/dx, ऐसे। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले को मानना है u, नीचे वाले को मानना है v, और इसमें सब सेटिस्फाई करके पुट करना है वैल्यू को। जब आप पुट कर दोगे तो आपको कुछ ये मिल जाएगा। जब आपको ये मिलेगा तो देखो आपको फाइनली -2/x - 3 का स्क्वायर मिलेगा। नाउ तो f' क्या मिला, ये मिला, और यहां से भी f' क्या मिला था, ये f(5 - f4) अपॉन 5 - 4, इन दोनों को इक्वेट कर दिया।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेट कर दे। देखो इक्वेट किया, इक्वेट करते ही f(5) क्या मिला था 2। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, f(5) 2 है, f(4) 3 है। देखो यहाँ पे डाल दिया, ये 4 आ गया और नीचे क्या है 5 - 4 जो कि b - a होता है। और b कौन है 5 और a क्या है 4, तो b - a मतलब कि यहाँ पे 5 - 4 बन जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे देखना अच्छे से, -2 अपॉन यहाँ पे नीचे क्या दिया है c - 3 का होल स्क्वायर, मतलब c का स्क्वायर माइनस 6c + 9। और ये आपको सॉल्व करोगे -1। जब आप यहाँ से निकालोगे c की वैल्यू तो आपको वही -b का स्क्वायर प्लस माइनस √4 सॉरी b स्क्वायर - 4ac अपॉन 2b, मतलब यही वाला फॉर्मूला है यार, -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर - 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया और आपको ये मिला 3 प्लस माइनस √2 मिल गया। और जो 3 प्लस √2 है ये हमारा 4,5 के बीच में ही लाई करता है, क्योंकि माइनस की वैल्यू तो हम लेंगे भी नहीं। ठीक है, तो थ्योरम इज सेटिस्फाइड, खत्म कहानी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एक्सरसाइज माय डियर। मिलेंगे ऐसे ही अगले वाले एक्सरसाइज में, डीप कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें सीखेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, और भी समझा के कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको इजिली इनको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। सो मिलेंगे ऐसे ही कुछ और वाले वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय। आप चाहो तो मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लो, यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।